अगर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड रिजिड बॉडीज निकालना है और ये एक रॉड है, ठीक है, और रॉड का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर इंटू डी एम, ये छोटा सा मास डी एम, और ऐसे डीएम बहुत सारे डीएम छोटे 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 जोड़ते चले जाएंगे तो ये पूरी रॉड बन जाएगी। यानी कि छोटे छोटे डीएम को जब भी छोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं अपॉन अपॉन टोटल मास ऑफ द रॉड, ठीक है। कभी भी सॉलिड सब्सटेंस का अगर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, फिर से सुनिए ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। इस फॉर्मूले को सुनिए जरा। हमने क्या किया, इस पूरी रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले जैसे अलग अलग मास होते थे, सबको मास और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके प्लस करते थे, इसी तरह हमने इस छोटे छोटे मास को डिवाइड कर लिया। हर छोटे मास को बोला हमने डीएम, और इसका डिस्टेंस यहाँ से था आर। ऐसे करते करते अगर हम सभी मासेस को जोड़ दें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सभी छोटे मासेस को अगर हम जोड़ दें, m1x1 m2x2 m3x3 m4x4, इस तरीके से अपॉन टोटल मास कर दें, तो यहाँ से हमें इस रॉड का क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए डेरिवेशन डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड रॉड, ठीक है। डेरिवेशन डाल लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड रॉड, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को, देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर कंसीडर अ रॉड ऑफ मास m and length l is lying on x axis, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास फॉर अ सॉलिड रॉड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कंसीडर करते हैं कि एक रॉड है जिसका मास है m और लेंथ l है, और ये कहाँ पे है? x एक्सिस पे लाई कर रही है, इस तरीके से, ठीक। देन मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ dm अपॉन dl इज इक्वल टू टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितनी है l, ठीक है। देन मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू dm अपॉन डी l ले लो या x लिख लो, ठीक है। इसका मास जो है इसकी लंबाई में बटा हुआ है, तो हम मान ले रहे हैं कि टोटल मास पर यूनिट लेंथ जो भी आएगा dm अपॉन डी वो वैल्यू होगी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ के बराबर। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, एक मिनट रुकिएगा जरा, सर कुछ दिख नहीं रहा है निश्चय भाई साहब को, रुको। बाकी सब लोग बताओ क्या वीडियो विजिबल है? चलिए निश्चय बेटा आप दोबारा से वीडियो ज्वाइन करिए, है ना, एक बार ये एयरप्लेन मोड लगा के दोबारा से चालू कर लीजिए। चलिए ठीक है, सबको क्लियरली दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया कि जब भी आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हो। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो x है और ये मास dm है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हो x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन टोटल मास m। ठीक है, चलिए dm की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन m। dm की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगी, dm की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dx इंटू m, बाहर x ऑलरेडी है, अपॉन l अपॉन m, और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको बता दें ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन l बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, अब ये x की वैल्यू, ये जो छोटा वाला मास है इसको हम लोग x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू l तक लेके जाएंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, l तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके l तक होगी। चलिए मैंने आप सभी को याद कराया है कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, याद कराया। इसी तरह x की पावर 1 का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके l तक। चलिए ये आ जाएगा 1 अपॉन l, एक बारी अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह एल स्क्वायर अपॉन 2, एक बारी लोअर लिमिट लगाएंगे 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, एक एल से एक एल कैंसिल आउट, आंसर आ गया l बाई 2। भैया सीधी सीधी बात है, अगर एक रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे अगर एक सपोर्ट लगा दो ये पूरी रॉड इस तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन थी जो कि हम, और एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट पॉइंट लिख लेते हैं। फॉर ऑल सिमेट्रिक, फॉर ऑल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास लाई ऑन देयर सेंटर। सारी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक समझ रहे हो, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको बीच से काटा जाए तो इधर उधर दोनों तरफ बराबर बटे, ऐसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये रॉड है, रॉड का सेंटर, रॉड का सेंटर हमेशा इसके सेंटर पे आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। इसी तरह मान लो ये सर्किल है, सर्किल भी सिमेट्रिक है, सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, वो भी इसके सेंटर पे आएगा। यानी कि अगर बॉडी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक समझ रहे हो कि आपकी बॉडी इधर उधर दोनों तरफ बराबर बटी हुई है, तो इनके सेंटर पे ही क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास कहीं और नहीं जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, इनके सेंटर पे आएगा। ठीक है, और एग्जांपल दे सकते हैं आपको, फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक, मान लो सिलेंडर है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके एकदम सेंटर पे, क्योंकि ऊपर भी वैसा है, नीचे भी वैसा है, इधर भी वैसा है, उधर भी वैसा है। देखो ये इधर इस एक्सिस के बाद जितना इधर है उतना उधर है, इसी तरह जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या कहता है, अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक समझ रहे हो, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको काटे तो दोनों तरफ बराबर है, जैसे कि ये, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसके इधर जितना है उतना ही उधर है,
पर अगर मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट है तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो इसका सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। सर ये क्या नई बात बता दी आपने, है ना, ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके सेंटर पे लाई करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, थ्री स्पेयर आर लाइंग ऑन XY plane, find their center of mass। बच्चा ये देखो, तीन स्पेयर है, पहला स्पेयर, दूसरा स्पेयर, तीसरा स्पेयर। ये तीनों स्पेयर है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा वो पॉइंट बताना है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये पूरी क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक, और तीनों स्पेयर का मास कितना है, एम है। तीनों स्पेयर का मास कितना है, एम है। इसका मास एम है, इसका मास एम है, इसका मास एम है। चलिए इस स्पेयर का सेंटर तो यही है, तो पहले वाले स्पेयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, 0, 0 पे। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, R, 0 पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना। देखो इसका सेंटर ऑफ मास पता चल गया, इसका सेंटर ऑफ मास पता चल गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये पूरा आर है, ये बीच से आर है, तो यानी कि इसकी एक्स की वैल्यू तो आर होगी, पर हाइट कितनी होगी, ये हाइट निकालनी पड़ेगी हमें। ये आर, ये आर, 2R, यहाँ पे ये आर, ये 2R है, ये आर है, तो हाइट कितनी आएगी, पाइथागोरस लगा के निकाल लेते हैं। ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसके सभी देखो, हमें अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि सभी का सेंटर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, हाँ 2R, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये आर, ये आर, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर, तो वाई एक्सिस पे कितनी ऊपर है, आप कहोगे सर, इसको मान लेते वाई, आप कहोगे सर 2R का स्क्वायर यानी कि 4R² इक्वल टू R² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3R², वाई इज इक्वल टू √3R, यानी कि इसका सेंटर आ जाएगा √3R पे। कुल मिला के हमें तीनों स्पेयर का सेंटर ऑफ मास पता चल गया, क्योंकि सबका सेंटर वहीं पे होगा। चलिए अब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर, चलिए M1x1 कितना आएगा, मास तीनों का सेम है, M, x1 मान लो ये है 0, M2 इसका मास सेम है, x2 क्या है, इसका x की वैल्यू क्या है, 2R है, प्लस M तीसरे का मास है, इसका x की वैल्यू क्या है, R है, अपॉन M प्लस M प्लस M। ये हो जाएगा 2MR प्लस MR, यानी कि ये हो जाएगा 3MR अपॉन 3M, काटा, यानी कि एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, चलिए वाई एक्सिस पे निकाल लेते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास कितना है। देखो पूरे सिस्टम में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे ये पूरे सिस्टम को बैलेंस किया जा सकता है, वो कितना एक्स है और कितना वाई है, ये निकालना है। M1 y1 की वैल्यू 0, M2 y2 की वैल्यू 0, M3 y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू क्या है, √3R, M इंटू √3R अपॉन M प्लस M प्लस M, ये आ जाएगा।
m√3r अपॉन 3m, m से m कैंसिल आउट, ये आ जाएगा r/√3। यानी कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो करेगा r/r/√3 पे। इस पॉइंट पे तुम सपोर्ट लगा दो, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा। ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास भी m है, ठीक, इसकी लेंथ है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, ये पॉइंट 1 दिया हुआ है, ये पॉइंट 1 दिया है, और ये पॉइंट 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस पूरे सिस्टम का फाइंड करो सेंटर ऑफ मास। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मास मान लेते हैं, ये नीचे वाले सिस्टम में, ये देख रहे हो मेरा पेन जहाँ पे चल रहा है, ये पूरा एक मान लेते हैं, मास इसका m है, ठीक है, ये दिया ही हुआ था, इसका पूरा मास m दिया हुआ है। 0 से 4 इसका सेंटर आ जाएगा यहाँ पे, 0 से 4 इसका सेंटर आएगा यहाँ पे 2 पे, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ 2 पे आएगा। वाई एक्सिस कितना मोटा है, 1 है, तो यानी कि इसका सेंटर आ जाएगा हाफ पे, यानी कि 2, हाफ हुआ इसका सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ढूंढेंगे, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी साइड की, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इसका सेंटर आएगा यहाँ पे, ये पूरी ए है तो यहाँ पे a/2 पे सेंटर आएगा, ये पूरी बी है तो यहाँ पे b/2 पे सेंटर आएगा। क्या ये मेरी बात सही है? क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर ये बात क्लियर है और समझ में आ रही है कि ये पूरा 4 है तो इसका 2 पे सेंटर आएगा, ये पूरा 1 है तो ऊपर एक हाफ पे सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक का सेंटर जो है 2, हाफ पे होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ब्लॉक का सेंटर देखते हैं। ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ पे 1 से लेके 4 है, कितना है 1 से लेके, ये पूरा 3 है, तो इसका सेंटर यहाँ से कितनी ऊंचाई पे होगा, 3/2 पे होगा। पर अगर हमें यहाँ से लेना होगा तो टोटल ऊंचाई हो जाएगी 3/2 + 1, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये पूरा चौड़ा 1 है, ये पूरा चौड़ा कितना है, 1 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा 1/2, 5/2। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं यस सर करके, क्या ये, इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है 0 से 4 तक, इसका मास m है, ठीक है, ओके नितिन। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है 4 तक, ये 1 है, इसका मास भी m है। आपको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, पहले तो आप दोनों ब्लॉक का अलग अलग निकालो। इसका सेंटर ऑफ मास 4 के बीच में आएगा 2 पे, x की वैल्यू होगी 2, y चौड़ा कितना है 1 है, तो y की वैल्यू आएगी हाफ। क्लियर? इसी तरह इस वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1 से 4 के बीच में, ये लंबाई कितनी है इसकी, 3/2 है, वो 3 है, कितनी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा 3/2 पे आएगा, कहाँ पे आएगा, 3/2 पे आएगा। और अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उसमें ये 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 1 तो ऑलरेडी ऊपर था, इसका आधा है,
पर यहाँ से तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 1 है, तो ये आधा कितना होगा, हाफ होगा। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा हाफ कॉमा 5/2। अब अगर दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, अगर दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारे पास, मास इंटू x1 प्लस मास इंटू x2 अपॉन सम ऑफ बोथ द मासेस, 2m प्लस m/2 अपॉन 2m, 2 to the 4 प्लस 1, 5m/2 अपॉन 2, ये नीचे मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5/4। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालते हैं। y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट m इंटू हाफ प्लस m इंटू 5/2 अपॉन m प्लस m, 5m 8 6m, 6m/2 3m, 3/2 आंसर। यानी कि इसका सेंटर जो भी आएगा वो आएगा 3/2 पे, ठीक है, 3/2 पे, और कहाँ पे 5/4 पे, 5/4 कॉमा 3/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। यानी कि यहाँ पे पूरा सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में सबसे पहले आप इस नीचे वाले फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालिए। ये पूरा 6 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ 3 पे लाई करेगा, यहीं पे। ये पूरा 2 है, चलो अर्पित तेरा आंसर आ गया, ये पूरा 2 है तो इसका सेंटर ऑफ मास 1 पे लाई करेगा, क्योंकि 2 का आधा होता है 1। चलो अब इसको छोड़ दो, 2 से 4 6, ये है 4, और यहाँ से यहाँ तक है 3। चलो अर्पित आंसर बता रहा है, चित्रांश आंसर बता रहा है, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये 2 से 6 जो है 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। 4 का आधा होता है 2, यहाँ पे 2। अब आप बताओ, मेरे हिसाब से 2 नीचे से पहले से ही ऊपर था, ये 2 था पहले से ही ऊपर, 2 और ऊपर हो गया, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, वाई एक्सिस वाला 4 पे आ गया। और ये 3 का आधा कितना होगा, 3/2 पे आएगा, क्योंकि 3 का आधा तो यहाँ पे सीधा आ गया, सही। दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद अब कुछ नहीं बचा। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2। देखो 2 तो सिर्फ इसका है, ये पूरा 2 से 6, 2 से 6 के बीच में 4 है पूरा, 2 से 6 के बीच में पूरा 4, इसकी टोटल लंबाई ये देखो, मेरा इस वाले हाथ में टोटल लंबाई कितनी है, 4 है, ठीक है। अब अगर आधी लंबाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी आएगी, 2 है, पर हमेशा हम लोग डिस्टेंस तो ओरिजिन से नापते हैं, तो यहाँ से टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगी, 2 + 2 4 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में सेंटर आ गया 2 पे ना, पर ओरिजिन से कितनी दूर है, 4 पे दूर है, ठीक है। अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा, 2m + m, दैट इज 3 to the 6m प्लस 3m/2 अपॉन 3m, 6 to the 12 प्लस 3 15m अपॉन 3 to the 6m। 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 3 2 जा, 5/2 आया था एक बच्चे का आंसर, देखते हैं किसका आया था, ठीक है। चलिए y सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, 2m इंटू 1 प्लस m इंटू 4 अपॉन 2m प्लस m, 4m + 2m 6m अपॉन 3m, दैट इज 2m। चलिए मैं फिर से पूछना चाहूँगा, चलिए चित्रांश का आंसर एकदम सही आया था,
ठीक है, अंकित का गड़बड़ था, अर्पित का गड़बड़ था। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी सभी लोग मैसेज करिए, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, ताकि एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें। ठीक है, ओके अंकित, ओके अभय, चित्रांश, ठीक है, शिवम, विवेक, विवेक ने अपने नाम के आगे ही हंसती हुई चेहरा लगा रखा है, वाह। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,